नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, मतदान की तारीख बिल्कुल करीब है। चुनाव प्रचार थमने में बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है। चंद पलों में, चंद घड़ियों में मतलब काउंटडाउन है जो चलता है ना, चुनाव प्रचार थमने का काउंटडाउन चल रहा है। अब हम भी फाइनल समीक्षा के दौर में हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा, दोनों में हमने पहले पार्ट में यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला से लेके जीटी रोड बेल्ट, उसकी हर सीट का समीक्षा किया था, 33 सीटों का। सेकंड पार्ट में सिरसा, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, इन सबकी 26 सीटों की समीक्षा की थी। अब ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, फरीदाबाद, इन जिलों की सीटों की समीक्षा करेंगे। फाइनल समीक्षा कि किस सीट पर कौन भारी है अभी, क्योंकि अब चुनाव प्रचार थमने का वक्त है, तो अब कौन भारी है। ये करीब-करीब आखिरी जो होता है ना, ये समीक्षा आखिरी समीक्षा होती है और नतीजे अगर ग्राउंड पर काम किया गया है तो करीब-करीब वही रहते हैं। हमने भी 13-14 दिन हरियाणा के तमाम हिस्सों में जो है ग्राउंड रियलिटी भांपने की, आंकने की कोशिश की है। तो हमारी क्या राय है, हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है, क्योंकि हर जिले से, हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पत्रकार साथी, कुछ हमारे अग्रज हैं, कुछ अनुज हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, वो सब जुड़ेंगे और सब जुड़ करके अलग-अलग क्षेत्रों का आप तक बिल्कुल ज़मीनी हकीकत पहुँचाएँगे। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं लोग। इसमें फॉर्मेट हम रखेंगे, एक-एक सीट पर कम वक़्त देंगे क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। वक़्त आप तक कम से कम वक़्त में समीक्षा लेके आनी है, तो एक सीट पर 1 से सवा मिनट में हम आप तक रिपोर्ट दे देंगे। शुरुआत में हमारे साथ महेंद्र भारती जी जुड़े हुए हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस क्षेत्र में इनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। ये पकड़ राजनैतिक नहीं, पत्रकारीय पकड़, और पत्रकारीय पकड़ जो होती है वो सामाजिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा और राजनैतिक राजनैतिक ढांचा, इन तीनों को बखूबी समझते हैं। तो महेंद्र भारती जी हैं। जगदीप सिंह सिंधु साहब हैं, न्यूज लॉन्चर परिवार का ही हिस्सा हैं और हरियाणा में हमारे साथ इन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा, एक-एक क्षेत्र में हमारे साथ गए खुद। तमाम कार्यक्रमों को करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बेसिकली हरियाणा के हमारे, अगर कहें तो भौगोलिक गाइड ही नहीं थे ये राजनैतिक रूप से भी अलग-अलग क्षेत्रों का समीकरण हमको समझा रहे थे। हमारे साथ रविंद्र सिंह सेवराण अभी जुड़ने वाले हैं, जो फरीदाबाद, गुड़गाँव से लेकर के खासकर अहिरवाल में उनकी बहुत बहुत मजबूत और सूक्ष्म जो है ना उनका विश्लेषण होता है। हमारे साथ पवन जी एक हैं साथी, वो जुड़ेंगे, भोला पांडे हैं फरीदाबाद से, वो जुड़ेंगे। एक-एक करके आते जाएँगे। सबसे पहले जी हैं और हम शुरुआत ही रेवाड़ी से करेंगे, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से। तो रेवाड़ी में बावल, कोसली और रेवाड़ी, इन 3 सीटों का क्या हाल है? रुझान अभी किसके पक्ष में जाता नज़र आ रहा है? महेंद्र भाई, आपके हवाले अब आप बताएँ। इस तरह से आप पूछ रहे हैं, उसी तरह से अब चुनाव प्रचार जो है कुछ घंटे बाद थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने से पहले रेवाड़ी विधानसभा की तीनों विधानसभा सीटों पर जो है पूरी तरह से हलचल हुई है, क्योंकि कल कोसली क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा प्रचार के दौरान आए थे। वहां जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो मंत्री थे विक्रम यादव, उन्होंने भाजपा को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं जाकर जो कोसली प्रत्याशी जगदीश यादव हैं, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी पकड़ वहां मजबूत कल से हुई है और आज चुनाव का आखिरी दिन है। आखिरी दिन जो चुनाव का रहता है तो प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, वो प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और जैसे ही प्रचार खत्म होगा तो एक जो कहते हैं आखिरी रात, कत्ल की रात, वो शुरू हो जाएगी और उसमें भी प्रत्याशी अपने दमखम दिखाने का प्रयास करेगा। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र में इस समय कल की बात, जिस तरह से पूर्व मंत्री ने जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, उससे उनकी पकड़ जो है काफी मजबूत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नए चेहरे को वहां से टिकट दिया है। अनिल यादव जो डहीना के रहने वाले हैं और जो पिछला जो जिला परिषद का चुनाव था वो भी 1700 वोटों से वो हार गए थे। और जबकि माना जा रहा है कि जगदीश डहीना जो है अपने गांव में ही कुछ मतों से पिछड़ गए थे।
तो उन्हें वहां कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा है। और पार्टी ने जो अब कार्तिक कार्यकर्ताओं को नदारद करते हुए, उनका अनादर करते हुए उनकी टिकट काटी गई थी, तो वो भी सारे उनसे बागी होकर अब जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है जगदीश यादव, उसके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। कुछ सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ पीछे से भीतर घात कर रहे हैं। तो वहां मजबूत इस समय जो है कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। दूसरा माना जाए रेवाड़ी विधानसभा में कई वर्षों से लगातार जो है कांग्रेस का परचम लहराता आ रहा है। 2014 में जो है जब मोदी लहर चली थी, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के रणधीर सिंह कापड़ीवास को सफलता मिली थी और उन्होंने यहाँ जीत का परचम लहराया था। लेकिन अगली बार 2019 में जिस तरह मोदी लहर का असर धीरे धीरे खत्म हुआ, तो उस दौरान यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जो सुनील मुसेपुर, वो 1317 वोटों से हार गए थे। कांग्रेस के चिरंजीव राव वहां से पहली बार चुनाव लड़े थे यहाँ से 2019 में, और उन्होंने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के प्रत्याशी जो चिरंजीव राव था, उनका प्रचार के दौरान यही एक नारा, यही एक संदेश अपने मतदाताओं तक था, क्योंकि उनके दादा अभय सिंह थे, वो भी 33 वर्ष की आयु में चुनाव लड़े थे, और उनके पिता जो कैप्टन अजय सिंह यादव थे, वो भी 33 वर्ष की आयु में चुनाव लड़े और पहला चुनाव भी जीत गए थे। तो उन्होंने मतदाताओं से प्रचार के दौरान अपील की थी, मेरी उम्र भी 33 साल है और मैं 33 साल में अपना पहला चुनाव लड़ रहा हूं, तो जिस तरह से मेरे दादा और पिता को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसी तरह मुझे भी आशीर्वाद दो। और जनता ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया, वो प्यार दिया, और उनको विजयश्री मिली। और इस तरह से ये त्रिकोणीय संगम बना, दादा, पिता और पोते का, पुत्र का। तो उन्हें सफलता मिलने के बाद जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी को उन्होंने पटकनी दी थी, इस बार उसी टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिग्गज नेताओं को दरकिनार किया। रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में चुनाव लड़ चुके थे, 2019 में उन्होंने जबरदस्त फाइट दी थी, 36,000 से ज्यादा उन्होंने मत हासिल किए थे निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए, लेकिन वो इस बार भी उनको टिकट से महरूम रखा गया। और कोसली के मौजूदा विधायक थे, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन अब उन्हें भारी का दर्जा, भारी का नाम यहाँ दिया जा रहा है। आज कोसली जिस तरह से उनकी विधानसभा थी, वहां से उनको टिकट नहीं देकर, क्योंकि वहां उनका विरोध हो रहा था, काम विकास नहीं करवाए, उसकी वजह से जनता वहां से नाराज थी। इसलिए इंद्रजीत ने उन्हें चाहकर ये रेवाड़ी से टिकट दिया। जो रेवाड़ी से टिकट मांग रहे थे वो अब नाराज नजर आ रहे हैं। उसमें से बात करें अरविंद यादव की, तो वो नाराज हैं क्योंकि वो भी टिकट मांग रहे थे। सतीश खोला जो परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर है प्रदेश के, वो भी काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों को मूलभूत सुविधाओं दिलाने का प्रयास कर रहे थे, सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ रहे थे, उनसे वो खुद जोड़ रहे थे, अपना वोट बैंक लगातार वो बढ़ा रहे थे। लेकिन उन्हें भी जो है जब टिकट नहीं मिली तो मायूसी देखने को मिली, और उन्होंने भी जैसे टिकट कटी तो उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटी है, लेकिन मैं अपने मतदाताओं से सीधा जुड़ा हुआ हूँ, मैं निर्दलीय आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरूंगा और चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पार्टी ने उन्हें किसी लालच देकर, किसी से इस तरह से उन्हें मना लिया और वो चुनाव नहीं लड़े। हालांकि वो लक्ष्मण सिंह यादव के प्रचार में उनके साथ हैं अब, लेकिन भीतरघात पूरी तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण सिंह यादव है, वो जो है अब उस कंडीशन में नहीं है कि जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है चिरंजीव राव, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। क्योंकि 2014 में जिस तरह से बीजेपी की लहर चली थी, अब 2024 में वो लहर बदलकर कांग्रेस के पाले में आ गई, और कांग्रेस की इस समय पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जो था कांग्रेस की लहर चली, लेकिन कांग्रेस उसे भांप नहीं पाई थी। लेकिन अब 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस चीज को भाप चुकी है, और उसी अंदाज में कांग्रेस अब अपना प्रचार कर रही है। तो पूरे प्रदेश में इस तरह इस समय 50+ कांग्रेस अभी हासिल कर रही है, बढ़त हासिल कर रही है। तो उसी को लेकर माना जा रहा है, पूरी विधानसभाओं में इस चीज की चर्चा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। इसी को मानते हुए लोग जो है कांग्रेस पार्टी से निरंतर जुड़ रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन भी जो कांग्रेस अपना प्रचार, महेंद्र भाई, बावल सुरक्षित SC बावल आरक्षित सीट है। बावल का पर दबदबा जो है कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों का रहा है, लेकिन बावल में पिछले 32 वर्षों से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। 32 वर्षों से दूसरी पार्टियां यहाँ जीत दर्ज कर चुकी हैं। पिछली 2 योजना 2014-2019 से
बावल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने जीत हासिल की और वो दोनों योजनाओं में उन्हें मंत्री बनाया गया और उनसे प्रभावित होकर उनके कार्यकर्ता उनसे जुड़े, उनकी संख्या बढ़ी, उन्होंने विकास कार्य कराए इन 10 वर्षों में। उससे वहां पर माना जाए तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें बढ़ोतरी हुई है। इतने 32 वर्षों से जो महरूम रही जो कांग्रेस वहां पर, तो उनके कार्यकर्ताओं में कमी देखी गई है। लेकिन इस बार वही लहर जो 2024 में देखी गई, तो उस लहर के दौरान दावेदारों की संख्या आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा दावेदार जो कांग्रेस के थे वो बावल सीट पर थे। 52 प्रत्याशी यहाँ दावेदारी कर रहे थे अपने टिकट के लिए और 52 की संख्या बहुत ज्यादा एक बड़ी होती है। तो इस समय आप उन 52 दावेदारों से ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से कोसली में इस समय 2024 में कांग्रेस की लहर नहीं बल्कि सुनामी सी दिखाई पड़ रही है। उसी के चलते डॉक्टर ML रंगा जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यहाँ रह चुके हैं, इनेलो सरकार से उन्हें टिकट, पार्टी से उन्हें टिकट मिली थी और जीत दर्ज की थी। वो इनेलो सरकार में जो थे स्वास्थ्य मंत्री बने थे, अब उन्हें फिर से टिकट मिली। लेकिन 2 पिछले चुनाव है वो ML रंगा हार चुके हैं, लेकिन पार्टी ने फिर भी उन पर दाव लगाया क्योंकि उनकी पकड़ जो क्षेत्र में बहुत मजबूत है। आज के दिन में माना जाए तो ML रंगा की पकड़ मजबूत है, यानी कि कांग्रेस का पलड़ा बावल में भी भारी है और बावल में भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, जिसे रिजाइन करवा के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो माने जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत के चाहते हैं और राव इंद्रजीत ने उन्हें पैराशूट से यहाँ उतारा है। और बाकी जो कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मतलब ग्राउंड स्तर पे पार्टी से जुड़े हुए थे, ग्राउंड स्तर पे पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, पार्टी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको दरकिनार करना पार्टी के लिए नुकसानदायी हो सकता है। और ये नुकसान मुझे शायद 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे नाराजगी आज भी बरकरार है और बावल में जो कांग्रेस का कुलबा लगातार बढ़ रहा है। आज भी प्रचार का आखिरी दिन है। कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी कत्ल की रात में भी कांग्रेस अपना प्रचार करेगी और इस तरह से कह के वोट मांगेगी। जो अधिकार, जो उनकी गारंटी है, जो उनके घोषणा पत्र में शामिल की गई है, वो सभी घोषणा पत्र में जितनी भी उनकी गारंटियां हैं, सारी की सारी गारंटियां जो है महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं को बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को 2100 2000 रुपए जो है रसोई खर्च मिल रहा है। हाँ, मैं अब रेवाड़ी से हम कम वक्त में ही कार्यक्रम को निपटाना है। रेवाड़ी की जो रिपोर्ट है, मैं भी रेवाड़ी गया था, तो मैं इसीलिए मैच कर रहा था कि जो मैंने देखा, मैं एक दिन के लिए देखा और महेंद्र भारती जी वहां रेगुलर देख रहे हैं, तो हम जो देखे वो ठीक देखे कि नहीं देखे। तो रेवाड़ी में मैंने भी जो देखा था, रिपोर्ट यही है कि चिरंजीव रेवाड़ी से काफी भारी है, लक्ष्मण यादव पर बाहरी का है कोसली से, और दूसरी बात है नाकाम, मतलब ऐसा प्रत्याशी जिसको कोसली ने रिजेक्ट किया है और उसे ला करके रेवाड़ी में बैठाया गया है, ये वहां पर रेवाड़ी में माहौल है। कोसली की बात करें तो कोसली में अनिल डाहिना को ला करके ये कोशिश थी कि एक फ्रेश चेहरा होगा, नया चेहरा होगा, तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी को किसी तरह न्यूट्रलाइज कर ले भाजपा, लेकिन वो हो नहीं पाए। जगदीश यादव हैवी वेट हैं, राव इंद्रजीत को हरा चुके हैं एक बार, तो वहां पर जगदीश यादव भी भारी हैं। और डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये डॉक्टर बनवारी लाल का जो टिकट कटा, वो भी इनको सूट नहीं कर रहा है। कई गांव में, एक आध गांव में तो भाजपा के, मैं गया था उसी वक्त की बात है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही टोपी झंडे सब फाड़ दिए भाजपा के। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार के लिए भी हालात अच्छे नहीं है। रेवाड़ी, हम अहिरवाल में देखना चाह रहे थे कि क्या है शुरुआत, जिस जिले से हमने की रेवाड़ी से, रेवाड़ी में अहिरवाल में था कि भाजपा यहाँ पर सम्मानजनक प्रदर्शन करेगी, लेकिन रेवाड़ी की तीनों सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट जो है महेंद्र भाई ने जो दिया और हमने जो देखा, यानी तीनों सीटों पर अभी फिलहाल भाजपा पीछे थोड़ा नजर आ रही है। हम सीधे, हमारे साथ भोला पांडे जी जुड़ चुके हैं। भोला पांडे जी का फ्रेम अगर थोड़ा सा टाइट हो पाए भोला जी, तो थोड़ा सा फ्रेम टाइट कर दीजिए। आप काफी दूर नजर आ रहे हैं, जैसे बाकी सिंधु साहब हैं, सबका थोड़ा क्लोज फ्रेम है। हम आते हैं फरीदाबाद पर सीधा। फरीदाबाद में पृथला, फरीदाबाद, NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव, काफी सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6 सीटें। और फरीदाबाद ये ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं बहुत करीब से देख नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं चाहता था कि एक ऐसे पत्रकार साथी से बातचीत हो जो फरीदाबाद की तस्वीर साफ कर दे। खटाखट जो है,
आप फरीदाबाद की एक एक सीट पर कौन अभी फिलहाल अपर हैंड पर है, किसको एज है और क्यों है, जरा आप साफ कर दीजिए, जो आपने देखा है, आंखों देखी रिपोर्ट। आशीष जी, सबसे पहले हम पृथला से शुरू करते हैं। पृथला में जो है पिछली बार वहाँ के जो विधायक रहे हैं और रघुवीर सिंह तेवतिया वहाँ सेकंड पोल किए थे और निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे नयनपाल रावत जी। तो हम पृथला से शुरुआत करते हैं। पृथला में क्या है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले नजर आ रहे हैं। पहला तो कि रघुवीर सिंह तेवतिया चूंकि ईमानदार एक छवि मानी जाती है उनकी, कांग्रेस पार्टी से है वो, और लोग उनको पसंद भी करते हैं। अभी क्या हुआ है कि वहां नयनपाल रावत जी चूंकि बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, उनको ये उम्मीद थी कि शायद पार्टी हमें टिकट देगी, टिकट पार्टी से मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि नाराज होकर के और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। और वहां के जो पूर्व विधायक 2014 में थे पृथला से टेकचंद शर्मा जी, वो पहले बीएसपी में थे, तो उन्होंने 5 साल जो है उन्होंने गवर्नमेंट को समर्थन दिया था। फिर उनको 2019 में टिकट मिला नहीं, तो इस बार वो दावेदार थे, तो टिकट उनको मिल गया। अब वहां शुरुआत इसलिए होती त्रिकोणीय हो गया है कि नयनपाल रावत का भी अपना वोट बैंक वहां पर है। तो कांग्रेस और बीजेपी तो वहां है ही है, दोनों कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। तो जो नयनपाल रावत जी उसमें जुड़ गए हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब ये है कि अगर नयनपाल रावत जी काफी हद तक अपने वोट बैंक साधने की कोशिश कर पाए, तो कांग्रेस थोड़ी सी अपर हो जाएगी। अब हम आते हैं एनआईटी की तरफ। एनआईटी फरीदाबाद, नीरज शर्मा जी विधायक रहे हैं और पूरे प्रदेश में उनकी चर्चा होती रही है विभिन्न मामलों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर के। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है जो मैंने देखा है। यहाँ से क्या कि बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में सतीश फागना जी को उतारा गया है। कृष्णपाल गुर्जर जी पहले वहां अपने बेटे को देवेंद्र चौधरी को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने शायद मना कर दिया, उनको टिकट नहीं मिला, तो लास्ट मोमेंट में उनको टिकट सतीश जी को दे दिया गया। सतीश जी की स्थिति ये है कि वहां परिचित बहुत ज्यादा नहीं थे, ना उन्होंने कभी वहां ग्राउंड पे काम किया। नीरज शर्मा चूंकि वहां लगातार संघर्ष करते रहे 5 साल तक। अब वहां पर जो इसके पहले इनेलो से विधायक रहे 2014 में नगेंद्र भड़ाना जी, वो बीजेपी के दावेदार थे कि बीजेपी का मैं यहाँ दावेदार हूँ, मुझे टिकट मिलेगा। वो पार्टी के साथ जुड़े भी थे, लोकसभा में उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी किया था पार्टी का, लेकिन लास्ट टाइम में उनका टिकट कट गया, तो वो बगावत पे उतर आए। तो इस दिन नामांकन के एक दिन पहले यानी 12 तारीख को उनको एनएलओ ने टिकट दे दिया। एनएलओ और बीएसपी का वहां हो गया। तो अब एक समाज के नहीं, गुर्जर समुदाय से 2 लोग हो गए, सतीश फागना जी और नगेंद्र भड़ाना जी। तो अब यहाँ क्या है कि टिकट इनका जो वोट बैंक है वो बट रहा है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो इधर आते हैं। प्रवासी करीब 2 से 2.5 लाख प्रवासी जो है वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, और जो उनको रिझा पाता है लगभग सीट उसी की फाइनल होती है। नीरज शर्मा जी भी प्रवासी हैं, वो मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पूर्वज, इनके पिताजी यहाँ आकर के बस गए थे, तो उन्होंने प्रवासी कार्ड खेला। तो अब ये है कि अगर इन दोनों लोगों में, 2 समुदायों में बट रहा है, तो कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी अपर हो रही है, जो आज की स्थिति है। मुस्लिम समुदाय जो 2-3 गांव है, धौज वगैरह है, वो सब भी इनके साथ ही जा रहे हैं। अब चूंकि पिछले दिनों योगी जी भी आए थे यहाँ, उन्होंने किया था, अपनी जनसभा की थी। उसके बाद वहाँ उत्तराखंड के सीएम आए धामी साहब, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो थोड़ी सी ऊपर नीचे, कभी 19 वो रहे, कभी 20 ये हो रहे हैं, तो ये स्थिति चल रही है। लेकिन नगेंद्र भड़ाना जी उसमें त्रिकोणीय मुकाबले में है, उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। अब हम आ जाते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या है कि यहाँ 2 सशक्त उम्मीदवार हैं। बीजेपी से विपुल गोयल जी हैं और कांग्रेस से लखन सिंगला जी हैं। लखन सिंगला का रिकॉर्ड ये रहा कि 2 बार उन्होंने उसके पहले भी चुनाव लड़ा था, पर वो चुनाव हार गए थे, चुनाव जीत नहीं पाए थे। विपुल गोयल जी 2014 में टिकट मिला था, तो 5 साल उन्होंने सत्ता में रहे और सरकार में मंत्री भी रहे। बीच में विवाद के कारण कृष्णपाल जी से या कुछ पार्टी की नाराजगी के कारण उनको टिकट 2019 में नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जनसंपर्क अपना जारी रखा। उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके परिवार के लोग थे, वो लगातार अपने क्षेत्र में जाते रहे, लोगों से मिलते रहे। यहाँ जो है बीजेपी थोड़ी सी आज की तारीख में थोड़ी सी ऊपर महसूस हो गई है। यहाँ भी कांटे की टक्कर ये है कि अगर शहरी क्षेत्र जो है वो आ गया, तो ये पार्टी मतलब बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये।
अब उसके बाद हम आ जाते हैं तिगांव की तरफ। तिगांव में क्या हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार थे टिकट के, ललित नागर जी पूर्व विधायक जो पहले कांग्रेस में रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। वहां नए युवा चेहरे को टिकट दे दिया गया, जिसका ग्राउंड से कोई बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था। उनके पिताजी कभी राजनीति किया करते हैं। तो वहां लोगों में नाराजगी ये है कि भाई जो व्यक्ति क्षेत्र में कभी काम नहीं किया उसको आपने टिकट दे दिया। और दूसरी तरफ वहां बीजेपी से है राजेश नागर जी। राजेश नागर जी को दोबारा टिकट मिला, दोबारा चुनाव मैदान में है वो। तो राजेश नागर जी का भी व्यवहार जनता के प्रति काफी ठीक ठाक है। पर ललित नागर जी चूंकि टिकट नहीं मिला कांग्रेस से और निर्दलीय चुनाव मैदान में है, तो वो भी काफी मजबूत स्थिति में हो गए हैं। अब यहाँ जो मुझे लग रहा है वो कांग्रेस तीसरे नंबर पे जा रही है, यानी मुकाबला जो मुझे नजर आ रहा है वो राजेश नागर जी और ललित नागर जी के बीच में आ रहा है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बल्लभगढ़ की तरफ। बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा जी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने वही कंडीशन की है कि पराग शर्मा जी को टिकट दिया है। पराग शर्मा जी ठीक है, पार्टी का हाईकमान से उनसे अच्छे संपर्क हैं, पर ग्राउंड में उनका कभी काम नजर नहीं आया। यहाँ जो दावेदार थे कांग्रेस की वो थी शारदा राठौर जी। शारदा राठौर यहाँ चुनाव जीत भी चुकी थी, तो शारदा राठौर दावेदार भी थी और लास्ट दिन तक ये उम्मीद थी कि शायद पार्टी इनको टिकट दे देगी और ये लीड करेंगे, पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में आ गई। अब यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला फंस गया है, पर यहाँ भी जो है जैसा मैंने तिगांव की स्थिति बताई कि यहाँ भी पराग शर्मा जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ में एक और कैंडिडेट है निर्दलीय उम्मीदवार राव राम कुमार, उनका भी अपना जनाधार है, वो पार्षद भी रह चुके हैं, परिवार में उनका राजनीतिक कद भी ठीक ठाक है। तो अब यहाँ 3 में जो मुझे समझ में आया वहां यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी बीजेपी और 2 निर्दलीयों में। कांग्रेस को नहीं समझ, जो हमने देखा अभी तक कांग्रेस जो है वो मुझे चौथे नंबर पे नजर आ रही है। बाकी तो लास्ट समय तक जो है वो मतदाता तय करता है कि हमें किसको वोट देना है, पर यहाँ बड़ा रोमांचक मुकाबला है कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो किसी की भी सीट निकल सकती है। लास्ट हम आ जाते हैं बड़कल की तरफ। बड़कल में सीमा तिरखा जी 2 बार यहाँ से विधायक रही और पिछली बार विजय प्रताप जी जो है वो हार गए थे चुनाव। महेंद्र प्रताप जी के बेटे हैं, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उनका अपना एक स्वच्छ छवि की ईमानदार छवि भी रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को मतलब क्या कहते हैं कि टक्कर दी थी, जो आंकड़े चल रहे थे इस बार 10 लाख पार और उन्होंने उनको सीमित कर दिया 1,62,72,000 के आसपास में। तो उससे जो है महेंद्र प्रताप जी की सीट काफी मजबूत नजर इसलिए आ रही है क्योंकि जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है धनेश अतलखा जी को, धनेश अतलखा जी नगर निगम के पार्षद रहे हैं और वो रहने वाले सेक्टर 9 के हैं। तो लोग ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है कि भाई ये तो पैराशूट प्रत्याशी के रूप में हमारे क्षेत्र में आए हैं, उनको क्षेत्र के बारे में पता नहीं। कुछ जगह इनका विरोध भी हुआ, विरोध तो खैर और भी पार्टियों के लोगों को हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सीन है फरीदाबाद की। फरीदाबाद, आपको पलवल की भी थोड़ी जानकारी होगी क्योंकि आप फरीदाबाद पलवल वो करते होंगे। थोड़ा पलवल, हाँ पलवल जो आपके पास रिपोर्ट है पलवल की थोड़ा वो बताइए। पलवल की भी आशीष जी जो मैंने समझा है, जो मैं देख रहा हूँ, जब गौरव गौतम को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया तो उस समय स्थिति इनकी थोड़ी कमजोर थी। और वहां पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि करण सिंह दलाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो एक तरफा हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की या प्रचार प्रसार शुरू किया, उसके बाद तमाम पार्टी के लोग भी जो प्रचारक थे जो वो आए, प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले वो यहाँ आकर के गए हैं। तो स्थिति अब जो है यहाँ कांटे की टक्कर हो गई है 2 पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी। यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी वही स्थिति है कि साइलेंट वोटर जो इनका है वो कुछ भी परिणाम ला सकता है। अब हम आ जाते हैं होटल की तरफ। होटल में क्या है कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उदय भान जी और नया कैंडिडेट वहाँ बीजेपी को उतारा है, पूर्व विधायक रहे हमारा राम रतन जी, उनके बेटे को हरिंदर को। हालांकि वो सक्रिय रहे हैं वहाँ, पर वहां तक वहां का जो अभी तक मतलब कहते हैं ना परंपरा रही है कि एक बार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा चलता रहा है। तो अभी वहां जो है, जो मुझे लगा कि अभी तक उदय भान जी वहां मजबूत स्थिति में है। अब आ जाते हैं हथीन में। हथीन चूंकि मेवात से लगता हुआ इलाका है तो वहां कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि नूह हिंसा के बाद जिस तरह से
समीकरण बदला है, लोगों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हुआ है, तो वहां थोड़ी कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यानी हथीन में और होडल में कांग्रेस मजबूत है, पलवल में कांटे का टक्कर, बिल्कुल कांटे के टक्कर में गौरव गौतम और करण दलाल दोनों कांटे के मुकाबले में हैं। जरा चलते हैं महेंद्र भारती जी के पास। जब रेवाड़ी की बात की तो थोड़ा महेंद्रगढ़ भी महेंद्र भारती से ही समझते हैं। महेंद्रगढ़ की हालत जरा बताइए महेंद्र जी। इस तरह से मैं महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा आती हैं, जैसे कि अटेली सबसे पहली विधानसभा है, रेवाड़ी के बाद इधर से निकलते हुए दूसरा महेंद्रगढ़ और नारनौल है, तीसरा नांगल चौधरी वहाँ विधानसभा है। नांगल चौधरी में अभय सिंह यादव जो है मजबूत दावेदार है वहाँ पे और मजबूत कैंडिडेट है और उनका परबल वो भारी भी है वहाँ पे, क्योंकि वो राव विरोधी रहे हैं और राव साहब के जो है खिलाफत भी करते रहे, तो इसलिए राव साहब वहाँ पे एंटी इनकम पैदा कर रहे हैं, अगर उन्हें किस तरह से हरवा जाए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और चुनाव में हो सकता है तो उन्हें सफलता भी मिल जाएगी। दूसरा महेंद्रगढ़ और नारनौल की बात करें तो महेंद्रगढ़ में जिस तरह से रामविलास शर्मा का टिकट कट गया था और उसे कंवर सिंह यादव को टिकट मिला है, तो कंवर सिंह यादव जो है इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है। वहाँ दान सिंह जो है कांग्रेस के वो मजबूत माने जा रहे हैं और दान सिंह की आज के दिन में वहाँ पकड़ भी है। आज वहाँ राहुल गांधी जो है महेंद्रगढ़ के गांव भवानिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसका असर जो है यहाँ राहुल गांधी के आने का असर पूरा पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी आए थे उनके प्रचार के लिए महेंद्रगढ़ में और उन्हें सफलता मिली थी। इस बार भी राहुल गांधी आ रहे हैं और उनको सफलता मिल सकती है। तीसरा हम बात करें जो है नारनौल विधानसभा सीट की, तो नारनौल विधानसभा सीट में जो है पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश यादव, उनको फिर से पार्टी ने एक बार मौका दिया गया है। वहां पर नरेंद्र यादव जो कांग्रेस के वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और तो लेकिन उनकी वहां पे अभी कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा जो देखा जाए तो भारी माने जा रहा है। आगे बिल्कुल आप मिड में मान सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते इधर का है या उधर का है, दोनों की कांटे की टक्कर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी परबल में जिस तरह से माने जाए तो उसमें एक तो चुनना ही पड़ेगा। उसमें ओम प्रकाश यादव अभी भी वहाँ थोड़ा सा मतलब 1% ऊपर है, 51 और 49 का वहाँ फेर चल रहा है। बात करें अटेली विधानसभा की, अटेली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है क्योंकि वो एक विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी जो आरती राव वहाँ पे इस बार चुनाव लड़ रही है और वो अपना पहला चुनाव लड़ रही है। राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव के लिए 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी रखी थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। 2019 में भी दावेदारी रखी, लेकिन टिकट पार्टी ने नहीं दी। लेकिन इस बार जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की लहर चली और हरियाणा में 5-5 यानी 50-50 रहा, तो उससे पार्टी जो थी सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत का अच्छा दबदबा है। हर सीट पे 15 से 20 हजार का जो स्टार्टिंग वहां से होती है राव इंद्रजीत के नाम से, तो इसीलिए मजबूरन पार्टी ने इस बार आरती राव को वहां से टिकट दी है। लेकिन वहां से टिकट देने के बाद जो अटेली विधानसभा से जिस तरह से संतोष यादव जो है उनमें नाराजगी देखी गई है कि उनका टिकट काट दिया गया है। बाकी जो और भी प्रत्याशी वहां से टिकट मांग रहे थे उनमें भी निराशा है। और दूसरा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में दीपिका लवली यादव जो है वहां की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, क्योंकि वो अपना टिकट वितरण से पहले चुनाव की घोषणा होने से पहले जो है दीपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीक थी। और अनीता यादव जो जननायक जनता पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़ चुकी थी, उन्होंने वहां से 2019 में 6500 या 6700 वोट हासिल किए थे। लेकिन वो अचानक क्या था कि जननायक जनता पार्टी छोड़ के जब चुनाव की तारीखें घोषित की गई तो उस समय वो कांग्रेस में फिर से प्रवेश कर गई और दीपिका लवली यादव का टिकट कट गया और अनीता यादव को मिल गया। तो इसी चीज से नाराज होकर दीपिका लवली यादव जो है इस समय जो है कांग्रेस पार्टी का साथ ना देकर बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जो है ठाकुर अतरलाल के हाथी पे सवार होके और कांग्रेस के पंजे और भाजपा के फूल को धूल चटाने का प्रयास कर रही हैं। वो मतलब बसपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रही है, उसके पक्ष में वोट मांग रही है। और पिछले चुनावों में अतरलाल ने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 36 से 37 हजार वोट हासिल किए थे, तो वहां पर अभी कांटे की टक्कर इसलिए बनी हुई है कि ठाकुर अतरलाल जो है वहां पे
एक ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे दावेदार हैं, वहाँ के ऐसी जनता के मतलब दिलों में राज करने वाले हैं, क्योंकि वो एक साधारण छवि के नेता है और वो सोशल वर्क करते हैं और वो लोगों से जुड़े हैं और लोगों से जुड़ने की वजह से उन्हें इतने वोट हासिल होते हैं। और इस बार तो बसपा का उनको सहारा रहेगा, बसपा के दलित वोट वो आकर्षित कर सकते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के जाट जो वोट है वो उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो उनमें 5-5% भी इजाफा हुआ तो 35 से लेकर वो 45,000 तक का पर पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से दीपिका लवली यादव जो कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी, उनकी टिकट कटने के बाद वो उनके पक्ष में प्रचार कर रही है, तो 2-3% तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 45 से 50,000 वो वोट वहां पे हासिल कर सकते हैं। और 90,000 से 95,000 वहां पे 2,03,000 मतदाता है और इनमें से 95,000 से करीब जो अहिर मतदाता है। लेकिन ठाकुरों की संख्या भी वहां पे बहुत ज्यादा है। राजपूत समाज के 40,000 से 42,000 वोट है। अगर मैं राजपूत समाज ने अपने एक प्रत्याशी जो उनके समाज का है, अगर मैं उसको एक मुश्त वोट करे तो वो कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के दो जो इस तरह से प्रबल दावेदार है, बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों ही जो यादव है, यादव वोट अगर मैं डिवाइड होते हैं तो 95,000 के करीब यादव वोट है। अगर मैं उसमें से 70,000 अगर पोल होते हैं, 70,000 में डिवाइड होते हैं तो वो भी 30-35 या 35-40 के करीब रह जाएंगे। तो वहां पे नफरी जो है दोनों बड़ी पार्टियों की कम हो सकती है और भजन पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी इस बार तरला ठाकुर वो बाजी मार सकते हैं। तो इसलिए वहां समीकरण वो है, भजन पार्टी के प्रत्याशी ने बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ये भी माना जा रहा है कि राजा जो कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह है, जो पार्टी के जो अहिर भवल्ले के क्षेत्र के नेता हैं, उनका अनादर करते हैं और उनकी टिकट काटते हैं। उनकी टिकट काट के अपनी बेटी को देते हैं। उनकी बेटी को स्थापित करने का मकसद यही है, मकसद से वो टिकट काटते हैं, इसलिए वो भी थोड़े रुष्ट है। तो इसलिए अहिर वोट भी बहुत 2-3% वहां से कटेंगे और उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। अगर वो वोट करते हैं तो आरती राव को सीधा नुकसान हो सकता है। आरती राव को पहली बार में ही हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए वहां पे प्रचार में अभी आज आखिरी दिन का प्रचार है और जिस तरह से कत्ल की रात बताते हैं उसपे काफी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जोर आजमाइश नहीं की तो आरती राव यहाँ से चुनाव जीत हार सकती है और अतरलाल ठाकुर है उसको मजबूती मिल सकती है। तो यहाँ चारों विधानसभाओं में देखा जाए तो 2 जगह कांग्रेस और 2 जगह बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए है। तीसरी जो एक अटेली की विधानसभा है वहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी जो है इस समय बढ़त बनाई हुई है और वो टिकट वो सीट निकाल भी सकती है। जी आशीष जी। नूह के बारे में जानकारी क्या है आपके पास महेंद्र जी? नूह पर हम आप सबकी लेंगे जानकारी, भोला जी के भी और महेंद्र जी की भी। नूह की जिस तरह से हम बात करें तो नूह में 2014 में, 2019 में, 2024 में जिस तरह से नूह की तीनों विधानसभा सीटें हैं, वहाँ लोग जिस तरह से गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, रेवाड़ी और नूह ये बना के एक लोकसभा बनती है। इस लोकसभा में जो अभी जो 2024 में लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के थे राज बब्बर, उनको सबसे ज्यादा वोट जो है नूह जिले से मिला था। नूह जिले की तीनों विधानसभाओं से उन्होंने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी और पिछली योजना में भी जिस तरह से कांग्रेस की विधानसभा में तीनों जो एमएलए थे वो कांग्रेस के ही थे, वो कांग्रेस के एमएलए जीत के आए थे। इस समय भी वहां पे कांग्रेस का पलड़ा इसमें भी भारी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की दाल इस बार 2024 में भी नहीं गलने वाली है, क्योंकि 2024 में अब कांग्रेस की लहर चल रही है। उस लहर के चलते ऐसे बहुत से लोग लहर के साथ बह जाते हैं, फ्लो के साथ 10% वोट करते हैं। 10% वोट इस बार भी अगर मैं लहर के साथ पड़ा तो वहां में तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। बिल्कुल, वो फ्लोटिंग मतदाता जिधर का माहौल होता है उधर जाते हैं। मैं अभी सिंधु साहब से एक बार मैं इस पे सारी सीटों पर एक फाइनल कमेंट लूंगा। भोला पांडे जी, नूह पर आपकी राय क्या है? नूह पर आशीष जी सही, ये आप ठीक कह रहे हैं। महेंद्र जी जैसे बता रहे थे अभी, कंडीशन वही है। और उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी है, जो नूह हिंसा हुई थी उसके बाद जिस तरह से लोगों में जो है बदलाव आया है, वो चाहे इस गुट के रहे या उस गुट के रहे हो, तो वहां शुरू से ही कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में रही है। और जैसा भी महेंद्र जी ने पूरा एनालिसिस करके बताया कि आज भी स्थिति वही है। संभव बहुत कम ही होगा कि शायद वहां बीजेपी को सफलता मिल पाए। गुरुग्राम पर भोला जी और महेंद्र जी, आप लोगों के पास एक ही लोकसभा है। पहले महेंद्र जी से ही शुरू करते हैं क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा से ही रेवाड़ी और नूह भी हैं। गुरुग्राम की क्या रिपोर्ट है महेंद्र भाई? गुरुग्राम जिस तरह से माना जा रहा है कि गुरुग्राम एक जो है
संपन्न जो जिला शहर होता है उसमें गिना जाता है। ज्यादातर रेवेन्यू जो है गुड़गांव जिला देता है। वहां पर जो है चकाचौंध रहती है और पैसों की खनक जो है वहां पे देखी जाती है। पैसों की खनक वहां पे मतदाताओं को भी आकर्षित करती है और प्रत्याशियों को भी आकर्षित करती है। उसी हिसाब से जिस तरह से गुड़गांव में की विधानसभा है बादशाहपुर, उसमें जो अभी राव नरबीर सिंह को टिकट दिया गया है, क्योंकि नरबीर सिंह की टिकट कटवाने में जो राव इंद्रजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा था। उसी के चलते राव नरबीर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान कर दिया कि प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। उसी को चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुलाकर टिकट दे दिया और वो मजबूत दावेदार है। वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं, क्योंकि राव नरबीर की वहां पकड़ बहुत ज्यादा है और राव नरबीर हो सकता है एक तरफा वहां से जीत दर्ज करेंगे। वैसे जिस तरह से गुड़गांव के मुख्य जो सीट है, उस मुख्य सीट पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो पीछे है। और सोहना की बात करें तो सोहना में इस समय कांटे की टक्कर जो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच बताई जा रही है। और उसी तरह से ये बाकी सीटों पर भी जो है कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। बस सिर्फ बादशाहपुर और गुड़गांव पे अभी जो चुनाव की स्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी, गुड़गांव और बादशाहपुर में भाजपा अभी अपर हैंड पर है और सोहना और पटौदी में कांग्रेस। जी, आपके पास गुड़गांव की रिपोर्ट में भोला जी, आपके पास क्या है गुड़गांव की? नहीं आशीष जी, गुड़गांव के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा उधर जोर नहीं रहता। मेरा तो फरीदाबाद पलवल ही रहता है। अच्छा, ठीक है, तो हम सिंधु साहब के पास चलते हैं। और रिपोर्ट से आ रही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लगातार हाँ, और साथियों संपर्क होता है, तो जैसा अभी महेंद्र जी ने बताया कि जो गुड़गांव प्रॉपर है वहां तो बीजेपी कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है। हाँ, और बाकी जो नूहू से लगते हुए विधानसभा है, उनमें थोड़ी स्थिति जो है वो ऊपर नीचे है। मैं अब गुड़गांव पर ही सिंधु साहब से समझूंगा। गुड़गांव पर सिंधु साहब क्या रिपोर्ट है? आशीष जी, जहां तक गुड़गांव की सीटों का सवाल है, गुड़गांव में बादशाहपुर की सीट जो है, जिसपे और अब के देखने वाली बात ये है आशीष जी कि यहाँ के समीकरण है ना, बड़े भिन्न हो गए हैं। और ये सारा चुनाव प्रत्याशियों की डील पे निर्भर हो गया है कि प्रत्याशी किस तरह से अपने विरोधियों के साथ या उनके समर्थकों के साथ या दूसरी पार्टी अक्रॉस द पार्टी क्या डील कर पाते हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बादशाहपुर में मुकेश शर्मा की टिकट कटवाई, नरबीर सिंह को टिकट मिली। बादशाहपुर में अगर नरबीर सिंह को जीतना है तो उनको एक जो पुराने लोग हैं, जो पुराना वोट बैंक है मुकेश शर्मा का, उसके साथ उसको साथ लेना होगा। लेकिन इनमें दोनों में 36 का आंकड़ा है। अब वो मुकेश शर्मा वहां बादशाहपुर में नरबीर सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुकेश शर्मा को जीतना है गुड़गांव में, और गुड़गांव में जीतने के लिए मुकेश शर्मा को किसी का साथ चाहिएगा। अब उस साथ में वो कांग्रेस की वोट हो सकती है, लेकिन वहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जो पहले मंत्री खेल मंत्री रहे कांग्रेस के, पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया। अब सुखबीर कटारिया के चाहते हैं कि मोहित ग्रोवर वहां ना जीत पाए। तो इस तरह से बड़े उलझे हुए समीकरण है। एक दूसरे को कौन कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वहां। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि गुड़गांव और बादशाहपुर दोनों सीटें और तीसरी सोना भी, तीनों सीटों पे अब भी अनिश्चितता का दौर है। और जैसे वोटिंग पैटर्न आएगा, ये तय है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं हरियाणा में, वो वोटिंग पैटर्न के बाद ही आप उसको स्पष्ट तौर पे मान सकेंगे कि वो किसके पक्ष में जा रही है। क्योंकि देखिए, आज जो भी समीकरण हम बात कर लें, लेकिन जब वोटिंग होगी उस वक्त कौन किसके पक्ष में वोट डालता है, जब बूथ वाइज रिपोर्ट निकलनी शुरू होगी या अलग अलग जो पॉकेट्स हैं विधानसभा की, वहां से जब वोटर किसके पक्ष में जाता दिखाई देगा, तब पता लगेगा असलियत में कि कौन प्रत्याशी है जो आगे बढ़ रहा है या किसके पक्ष में वहां परिणाम हो सकते हैं। तो ये अगर कुल मिला के कहा जाए तो हरियाणा की सारी स्थिति में ये फैक्टर अब की बार बहुत काम कर रहा है। आशीष जी, हर जगह, भले ही आप मेरे साथ रहे, आपने सिरसा में भी देखा, आपने हिसार में भी देखा,
आपने कैथल में देखा, हमने अंबाला में भी देखा कि कौन कैसे कैसे रीग्रुपिंग हो रही है सारी। और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पूरे हरियाणा में पूरी तरह से रीग्रुपिंग हुई है, और पार्टी के प्रत्याशी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों को अपने हलके में रीग्रुपिंग करने की बहुत आवश्यकता पड़ी है। तो ये चुनाव जो है, ये एक तरह से कहा जाए तो पार्टी प्रत्याशी और उनके अपने व्यवहार और अपनी उनकी गुणात्मकता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कहां से निकल जाएगा। हाँ, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा एज है, कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है, लोगों में आक्रोश है, और हरियाणा का चुनाव जिस तरह से माना जाता है कि वो हरियाणा का चुनाव जिताने के लिए कम और लोगों को हराने के लिए ज्यादा होता है। तो अब के किसको हराएंगे, किसका विसर्जन करेंगे, ये 5 तारीख के वोटिंग पैटर्न में शाम को जब एग्जिट पोल शुरू होंगे, ऑलमोस्ट वहीं पता लग जाएगा। चलिए, हमारे साथ आपने कहा रीग्रुपिंग होगी, तो रीग्रुपिंग के एक्सपर्ट आ गए हैं, रविंद्र सिंह सेवराण, द फोर्थ स्टेट जी। बड़े देर से आए। आशीष जी, मैं ये कहना चाह रहा था, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि अभी जो हमने पूरा समीकरण सभी साथियों से सुना, मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं ना, वो 2 मुद्दे मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो क्या कि जो सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी लॉन्च की पोर्टल शहरी क्षेत्र में, और दूसरा जो है वो परिवार पहचान पत्र। आप किसी भी जिले में चले जाइए, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, जो भी हरियाणा के 22 जिले हैं, वहां आज भी काउंटर पर लोगों की लाइन लगी पड़ी है। और इसमें परेशान कौन हो रहा है? वो परेशान हो रहा है जो वोटर घर से निकल करके किसी भी मौसम में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नाराजगी बढ़ रही, जैसा अभी सभी साथियों ने बताया कि लहर वाली बात, तो नाराजगी है लोगों की, लहर तो नहीं कह सकते, पर लोगों की जो नाराजगी, वो नाराजगी किसके प्रति फायदेमंद होगी, किसके प्रति नुकसानदेह होगी, ये तो समय बताएगा। ये बेसिकली कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि नाराजगी की लहर है। ये कांग्रेस की लहर, भाजपा की लहर के बजाय कहीं नाराजगी की लहर है। हाँ, तो रविंद्र भाई की एंट्री हो गई है। रविंद्र भाई का बड़े शिद्दत से मैं और बड़े मुद्दत से इंतजार कर रहा था, तो आ गए हैं। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। शुरुआत करते हैं फटाफट और खटाखट अंदाज में। जरूरी नहीं कि फटाफट और खटाखट राहुल गांधी ही करे, हम भी कर सकते हैं। रविंद्र भाई, रोहतक से शुरू करते हैं। मैं रोहतक को अब तक छिपा के रखा था। रोहतक से शुरू करते हैं। मेहम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक, कालानौर। जी नमस्कार सबको, सभी कॉप एनालिस्ट को भी नमस्कार, और दर्शक गण को भी नमस्कार। तस्वीर मैंने आशीष भाई भेजी आपको, जब भी लगे तो वो दिखाना दर्शकों को। कल मैं गया था, मैं आपकी बात का जवाब रोहतक वाला देता हूँ। कल मैं गया लाडवा, और लाडवा से मैंने ये फोटो ली। लाडवा में कल मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जो आखिरी, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो आखिरी जो मोमेंट्स हैं उनमें उन्होंने एक नए पोस्टर्स जारी किए हैं, जिसमें बैलेट नंबर भी दिया गया है कि इस बैलेट नंबर पे आप वोट डालिए, और उसमें करीब 10 लोगों की तस्वीरें उस पोस्टर पे है, जो बड़ा बैलेट, और उसमें मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर नहीं है। जो व्यक्ति जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनकी खड़ाऊ रख के ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल चला रहे हैं, उनको अपनी आखिरी दिनों की तस्वीर से गायब कर दिया कि भैया कल जब वोट देने के लिए जाएंगे तो खट्टर साहब की तस्वीर मत देखें, आप कहीं दूर दूर तक भी ना देखें। पूरे लाडवा में आपको ये तस्वीरें दिखेंगी, और उसमें 2 फोटो, 2 चेहरे तो ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं पहचान पाया कौन है, मतलब मुझे नहीं समझ आया आखिरी के 2 चेहरे कौन है। और उसमें सतीश पूनिया से लेके सुरेंद्र नागर से लेके धर्मेंद्र प्रधान, पीएम अमित शाह, नड्डा सब हैं, बस नहीं है तो खट्टर साहब नहीं है जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह का माहौल हरियाणा में। रोहतक की जो आपने बात की, रोहतक में वैसे तो हुड्डा का गढ़ है, तो जाहिर है हुड्डा को एज तो वहां पर है, लेकिन ये स्थिति बड़ी विचित्र इस बार हरियाणा के इलेक्शन में है कि जो हुड्डा का गढ़ है उसमें हुड्डा को चैलेंज मिल रहा है, और जबकि बाकी जगहों पर हुड्डा को मजबूत स्थिति है, वहां पर उनको चैलेंज मिल रहा है। और इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है, बहादुरगढ़ की विधानसभा जो झज्जर में पड़ती है, हालांकि वहां पर भी मुकाबला कड़ा है, वहां पर टफ कंपटीशन है, और महम विधानसभा में मुकाबला कड़ा है, और सोनीपत की भी 2-3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। ऐसे में, और बाकी सीट जहां पर बीजेपी का गढ़ होता था, उस गढ़ के वहां पर भी कांग्रेस को कंफर्टेबल पोजीशन में है।
तो इसलिए मिक्स इलेक्शन हो गया। अपने अपने गढ़ में जो सेंध लगने की संभावना है, लेकिन तो भी पूरा ओवरऑल अगर गणित हम लोग करें तो कांग्रेस पार्टी लीड में है, एज कांग्रेस को है। और लेकिन जो क्लियर कट हम लोग सीट्स कितनी होंगी, वो 50-55 एक कंफर्टेबल मार्जिन हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर कांग्रेस पोजीशन में बहुत अच्छी है और अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफर्टेबल हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा इशू है, जो भी पहले हमसे जिक्र किया भोला जी ने भी कि प्रॉपर्टी आईडी, ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के जहन में हैं और इन्हीं की वजह से लोग पार्टी बीजेपी के खिलाफ या सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। इस तरह का माहौल यहाँ हरियाणा में भी बना। रोहतक में ग्रोवर वर्सेज बत्रा, किसको एज है? एज तो कांग्रेस को ही है। और कालानौर में कांग्रेस को ही एज है, शकुंतला खट्टक को। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट महम में, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, महम में किसको एज है? टफ है कंपटीशन, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं है वहां पे। हाँ, बीजेपी को नहीं। वहां पे जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेज एक बलराज कुंडू है, उनको इंडिपेंडेंट कहिए या जो भी, उनका पार्टी भी है, तो उनके बीच में फाइट, उनके बीच में फाइट है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत समय वहां पर लगाया है और इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की है। उस इलाके में वो गए, उन्होंने यात्राएं की, रैली भी की, तो आखिर में एक उम्मीद तो जाहिर है ये करते ही हैं लोग कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का इलाका है तो वहां के लोग इनकी बात सुनेंगे और इनके पक्ष में वोट डाल देंगे। और बलराज कुंडू का भी देखिए, पहले एमएलए रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, जो एक बार 5 साल में एमएलए रह लेता है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी तो उसके खिलाफ भी होती है, उसका बेनिफिट मिल सकता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर उम्मीदवार जितने भी हैं वो सारे एक ही बिरादरी के हैं, तो वोट कहीं इधर उधर चला जाएगा उसके गुंजाइश नहीं है। बीजेपी फाइट में नहीं है तो बीजेपी का वोट भी वहां ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं है। वो संभावना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ भी शिफ्ट कर सकता है, या बीजेपी को खुद का वोट पड़ेगा तो भी कांग्रेस को बेनिफिट ही है उसका, अगर दूसरे कैंडिडेट को नहीं गया। एज मुझे लगता है कि कांग्रेस को है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत टफ है। बिल्कुल यही जो मैंने भी देखा। बहादुरगढ़ में आपने बताया कि कांटे का मुकाबला है, एज किसको? एज कांग्रेस को, क्योंकि वहां ग्रामीण इलाके में कांग्रेस को एज है, शहर में भी कांग्रेस को थोड़ा सा दिक्कत में है। और बादली मुकाबला वहां भी कांग्रेस का इंडिपेंडेंट से है, बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा, बादली में इंडिपेंडेंट से? नहीं, बहादुरगढ़ में, बादली में कांग्रेस, बहादुरगढ़ में दिक्कत नहीं है कांग्रेस। और झज्जर में? झज्जर में भी कांग्रेस, गीता बुक्कर। और बेरी में? बेरी क्लियर है, सबसे क्लियर सीट वही है कांग्रेस के लिए, सबसे क्लियर। इसका मतलब आपने आते ही जो है धुआंधार जो बैटिंग आखिर में आके स्लॉग ओवर में आपने की। कुल मिला के 31 सीट की आज हम लोग कर रहे थे चर्चा, 31 सीट। इस 31 सीट में जो मैंने अब तक सबसे, भोला पांडे जी से महेंद्र भारती थे, रेवाड़ी से ही, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नूह, उन इलाकों के बारे में उनके पास रिपोर्ट थी। बाकी फरीदाबाद और पलवल भोला पांडे जी ने बताया। हमारे साथ सिंधु जी थे, उन्होंने वोटिंग पैटर्न की चर्चा की। कुल 31 सीटों की जो हमने चर्चा की, इस 31 सीट में इस वक्त भाजपा के लिए करीब 10 सीटें, 8 से 10 बीजेपी, 8 से 10, 31 में 1 से 3 अन्य है। अन्य में एक सीट जिस पर बीएसपी अटेली, जिस पर बीएसपी प्रत्याशी को बताया जा रहा है कि वो बड़े कड़े मुकाबले में है, ऊपर भी जा सकते हैं, जहां से आरती राव हॉट सीट है। इस आरती राव वाली सीट पर आपका क्या है आकलन रविंद्र भाई? आरती राव की सीट अगर बीजेपी हार गई तो भाई बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ। तो आपको लग क्या रहा है? आपको लग क्या रहा है? मेरी राय यही है कि आरती राव की सीट फंसी हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी को एज है मुझे लगता है, क्योंकि अतरलाल जो है वो, हाँ मुझे लगता है कि बीजेपी को एज है। ये सीट अगर बीजेपी हार गई तो फिर बीजेपी तो कहीं नहीं जीत रही, क्योंकि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स हैं बीजेपी की, जिनको सबसे ज्यादा उनको उम्मीद होनी चाहिए जीतने की, एक ये है, एक भव्य बिश्नोई की सीट है, वो भी फंसी हुई है, एक मुख्यमंत्री की खुद की सीट है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं कि फंसी है। तो कंफर्टेबल सीट्स में अगर ऐसी हालत है तो बीजेपी 10 सीटें कहाँ जीत पाएगी?
ये आकलन जबरदस्त है। कुल मिला के तो इन 31 सीटों में 8 से 10 सीट, 11 आप मान सकते हैं, 11 इसी बीच में 8 से 11 के जो है इस ब्लॉक में बीजेपी कहीं रुक सकती है। 1 से 3 ये अन्य जो भी हैं वो चाहे इनेलो हो, निर्दलीय हो, ये 1 से 3 के बीच में रुकेंगे। और 18 से 22 के बीच, 18 से 22 ये ब्लॉक इन 31 सीटों में है। और अब जब हमने 3 पार्ट में, पहले पार्ट में 33 सीट, फिर हमने जो है उसके बाद 26 और फिर 31, पूरे 90 सीटों का आकलन किया है, तो ये आंकड़ा जाता है अभी जो हमारे आकलन के मुताबिक, के नहीं, ये समीक्षा है, हमारे आकलन के मुताबिक 56 से 62 के बीच में ये आंकड़ा जा रहा है कांग्रेस का। 56 से 62 के बीच में कांग्रेस का आंकड़ा जा रहा है। और 56 से 62 अगर कांग्रेस का जा रहा है तो फिर बाकी के ब्लॉक पर भी कोई विचार करना व्यर्थ है। फिलहाल इस चर्चा में हमें दीजिए इजाजत। रविंद्र भाई आए आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं अभी थोड़ा बहुत और लूंगा, आपने फोटो भेज दिया है, आपने गलती कर दी है। देर से आने के लिए मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, थोड़ा देर से ज्वाइन करने के लिए माफी चाहूंगा। नहीं, मैं आपकी तरफ से उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन आपने फोटो भेज करके अब गलती कर दी है। अब आपको 15 मिनट देना पड़ेगा तत्काल, क्योंकि फोटो आपने भेज के गलती कर दी। भोला पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भारती जी चले गए जो है, उनको भी धन्यवाद, जुड़े थे। और सिंधु जी तो इस परिवार का सभी हिस्सा हैं, सिंधु जी तो हर जगह पर खड़े मिलते हैं, उनको धन्यवाद है ही। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।